क्लार्क धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के बाद ग्रह का 75% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो गया। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया अब भी खंडहर है। मलबा अभी भी धरती के चारों ओर घूम रहा है और समय समय पर गिरता रहता है। जॉन का परिवार और कुछ दूसरे लोग ग्रीनलैंड में जमीन के नीचे बने एक शेल्टर में छिपकर बच गए। वहां लोग जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नई दुनिया पूरी तरह अराजक है। रेडिएशन ने कई इलाकों को जला दिया है और अचानक आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान हर चीज तबाह कर देते हैं। इसी वजह से सबको जमीन के नीचे रहने पर मजबूर होना पड़ा। 5 साल बाद लोग किसी हद तक हालात के आदी हो चुके हैं। जॉन अब एक इंजीनियर और स्काउट के तौर पर काम करता है और एक्सप्लोरेशन मिशनों पर जाता है। एक मिशन के दौरान उसे जमीन में एक नई दरार मिलती है जिससे लावा निकल रहा होता है। वो आगे बढ़कर एक समुद्र तक पहुंचता है जहां लाइफ बोट्स और एक टूटी हुई युद्धपोत किनारे पड़ी होती है, लेकिन सब खाली होता है। वो जहाज के अंदर जाता है कुछ काम की चीज ढूंढने के लिए। तभी बेस से चेतावनी आती है कि एक तूफान आने वाला है और अभी थोड़ा समय बाकी है। लेकिन जॉन को खांसी आने लगती है और वो अपना मास्क उतार देता है। जहाज के अंदर उसे एक किताब में रखी हुई फूल मिलती है। अचानक बेस से मैसेज आता है, तूफान अब ठीक उसके ऊपर है, उसे तुरंत निकलना होगा। जॉन दौड़ता है, तूफान उसके पीछे पीछे, और बेस के दरवाजे तक पहुंचकर उन्हें जल्दी खोलने के लिए चिल्लाता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसे ज्यादा देर खुला नहीं रखा जा सकता। जॉन कहता है, दरवाजा बंद कर दो, और आखिरी पल में अंदर कूद जाता है। बस 1 सेकंड पहले तूफान पहुंचने से एलिसन, उसकी पत्नी, अब बेस की कमांडर बन चुकी है। मीटिंग में आदम बताता है कि सप्लाईज लगभग खत्म हो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल बाहर खेती की कोशिश की जा सके, लेकिन डॉक्टर अमीना साफ कहती हैं कि ये मुमकिन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, बेस को छोड़ना, क्योंकि यहाँ रहना अब खतरनाक हो चुका है। कनाडा और अमेरिका तबाह हो चुके हैं और आइसलैंड पूरी तरह गायब हो चुका है। एलिसन कहती है कि उसने सुना है पश्चिमी यूरोप थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है, हालांकि रेडिएशन वहां भी मौजूद है। कोई क्रेटर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर अमीना समझाती हैं कि धूमकेतु का मुख्य हिस्सा पश्चिमी यूरोप में गिरा था और वहां एक विशाल क्रेटर बन गया था। उसके चारों ओर बनी पहाड़ियां रेडिएशन भरी हवाओं को रोक लेती हैं और यही वजह है कि वहां नई जिंदगी शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन जनरल इसका विरोध करता है। ग्रीनलैंड से दूरी बहुत ज्यादा है और वहां भारी लड़ाइयों की खबरें आ रही हैं। मीटिंग के बाद जॉन एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है जो उसे भरोसा दिलाता है कि वो नई जिंदगी के साथ एडजस्ट कर चुका है और उसे सलाह देता है कि वो अपनी पार्टनर से खुलकर बात करे। अचानक शेल्टर जोर से हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद भूकंप रुक जाता है। जनरल सबको आश्वस्त करता है कि शेल्टर ने धूमकेतु का झटका झेल लिया था तो ये भूकंप भी झेल लेगा। इसके बाद एलिसन पूछती है एक डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में जो उन्हें मिला है। आदम इसका विरोध करता है। शेल्टर पहले ही भरा हुआ है और वे किसी को और नहीं ले सकते, लेकिन एलिसन उन लोगों को छोड़ने से मना कर देती है और वोटिंग की मांग करती है। ज्यादातर लोग बचाव के पक्ष में वोट करते हैं और जनरल अगले दिन एक रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला करता है। उनका बेटा नेथन शेल्टर के अंदर बने स्कूल में पढ़ता है और उसे सितारों का बहुत शौक है। टीचर समझाता है कि धूमकेतु का एक हिस्सा अब भी पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसा हुआ है और धरती के चारों ओर एक रिंग बना चुका है। जॉन अपने दोस्त के साथ पानी की पाइपलाइन सिस्टम ठीक कर रहा होता है। वे कामयाब हो जाते हैं और दोनों खुश होते हैं। एलिसन और नेथन कम्युनिटी हॉल में जॉन से मिलते हैं। जॉन उसे वही फूल देता है जो उसे जहाज में मिला था। एलिसन रेडिएशन की वजह से उसकी चिंता करती है, लेकिन उसके काम के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करती है। फिर उन्हें पता चलता है कि नेथन को बाहर पकड़ा गया था। जॉन उस पर चिल्लाता है, बाहर खतरनाक है, और बिना बताए जाने से वो नाराज होता है। एलिसन कहती है कि नेथन बिल्कुल अपने पिता पर गया है, हमेशा बाहर निकलने की चाह, चाहे हालात कितने भी असुरक्षित हो। परिवार कुछ शांत पल साथ बिताता है और थोड़ी देर डांस करता है। बाद में नेथन सितारों को देखने चला जाता है और अपनी चादर में तारा मंडलों के आकार के छेद कर रखे होते हैं। अगले दिन रेस्क्यू टीम लीडर्स और आर्मी की निगरानी में मिशन पर निकलती है और सच में लोगों को बचाकर उन्हें बेस की तरफ वापस ले आती है। उसी वक्त जॉन काम पर जाता है और देखता है कि उसका दोस्त परेशान है। जांच करने पर पता चलता है कि शेल्टर की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। रेस्क्यू टीम अंतिम जगह जाने की अनुमति मांगती है जहां और लोग फंसे हुए हैं। आदम संसाधनों की कमी का हवाला देकर मना कर देता है। एलिसन फैसले पर सवाल उठाती है, लेकिन अचानक टीम से संपर्क टूट जाता है और उसी पल शेल्टर जोर जोर से हिलने लगता है। बिजली चली जाती है, शेल्टर टूटने और गिरने लगता है और लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भूकंप रुकने के बाद जॉन अपने दोस्त की मदद करता है और सबसे पहले एलिसन को ढूंढता है। वो सुरक्षित होती है। फिर वे नेथन के पास दौड़ते हैं जो ठीक होता है और उसका मास्क उसके पास होता है। वे उसे कहते हैं कि जरूरी सामान इकट्ठा करे, खासकर इंसुलिन, क्योंकि वो डायबिटीज का मरीज है। जॉन अतिरिक्त मास्क लेने भागता है। जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि मुख्य एग्जिट लोगों से भरा हुआ है। जॉन उन्हें दूसरे रास्ते पर ले जाता है जो थोड़ा ढह चुका होता है, लेकिन फिर भी वे मलबे के नीचे से रेंग कर निकल जाते हैं। दरवाजा जोर से कांपता है और वे आखिरी पल में बाहर भागते हैं, ठीक उससे पहले कि पूरा इलाका उनके पीछे ढह जाए। बाहर हर तरफ अफरा तफरी है और लोग समुद्र की तरफ दौड़ रहे हैं। एक पल के लिए नाथन गुम हो जाता है।
है। फिर वे उसे डॉक्टर अमीना की मदद करते हुए ढूंढ लेते हैं। वे आगे समुद्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जगह लोगों से भरी है। सब लाइफ बोट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे कुछ लोगों को आदम का मास्क छीनने की कोशिश करते देखते हैं तो मदद के लिए बीच में कूदते हैं। हाथापाई में जॉन का मास्क चोरी हो जाता है। किसी तरह वे बच निकलते हैं और एक खाली लाइफ बोट देखकर जल्दी से अंदर घुस जाते हैं। वे दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि कई लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन नाव पूरी तरह भर चुकी होती है। नाव किनारे से दूर जाने लगती है और तभी अचानक एक भयानक सुनामी लहर उठती है। लहर किनारे मौजूद हर चीज को बहा ले जाती है लेकिन नाव चमत्कारिक रूप से बच जाती है। अब उन्हें तय करना होता है कि आगे कहां जाना है। उनके पास खाना सिर्फ एक हफ्ते का होता है, इसलिए वे इंग्लैंड की तरफ जाने का फैसला करते हैं। जॉन देखता है कि रेडिएशन लेवल कम है तो वे अपने मास्क उतार देते हैं। दिन गुजरते हैं। नाव में खराबी आने लगती है लेकिन जॉन अपनी इंजीनियरिंग स्किल से उसे ठीक कर लेता है। रात में नाथन आसमान की तरफ देखता है और वे देखते हैं कि धूमकेतु का मलबा अब भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। नाथन अपने पिता को वो तारामंडल दिखाता है जो उसने सीखे हैं। अचानक एक उल्कापिंड आसमान से गिरता है और सब सोचने लगते हैं कि वो कहाँ गिरेगा। अगली सुबह नाव फिर रुक जाती है। कप्तान बताता है कि ईंधन खत्म हो चुका है और अब वे समुद्री धाराओं के भरोसे हैं। कई दिनों की भटकन और तनाव के बाद नाव किसी चीज से टकराती है। वे नीचे देखते हैं और एक डूबा हुआ शहर पाते हैं। जॉन जगह पहचान लेता है, ये लिवरपूल है। शहर का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका होता है। वे नाव को सूखी जमीन की तरफ ले जाते हैं और उतरते हैं। अब उन्हें जल्दी से किसी शरण की जरूरत होती है। वे देखते हैं कि लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनका पीछा करते हैं और पहुंचते हैं एक रेस्क्यू शेल्टर पर जो सेना की निगरानी में होता है। वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वे ग्रीनलैंड शेल्टर से आए हैं। सैनिक उनसे पहचान के बैज मांगते हैं। सिर्फ एलिसन के पास उसका बैज होता है, बाकियों के बैज खो चुके होते हैं। सैनिक बिना बैज किसी को अंदर जाने से मना कर देते हैं। पीछे खड़ी भीड़ के दबाव में हालात बिगड़ जाते हैं। सैनिक गोली चला देते हैं और आदम मारा जाता है। फिर गेट को जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है। इस अफरा तफरी में ग्रुप बिखर जाता है। इसी बीच एक रेडिएशन स्टॉर्म पास आ रहा होता है। जॉन डॉक्टर अमीना से कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। 4 लोग एक कार रोकते हैं और लिफ्ट लेते हैं। ड्राइवर किराए के बदले जॉन की घड़ी मांगता है। इस तरह वे तूफान से बच जाते हैं। रास्ते में अमीना पूछती है कि क्या पूरी दुनिया ऐसी ही हो चुकी है। ड्राइवर जवाब देता है कि दुनिया अब बेहद खतरनाक हो गई है। लोग जिंदा रहने के लिए मारने तक को तैयार है। तूफान अचानक आते हैं और जो भी रास्ते में हो उसे तबाह कर देते हैं। वे लंदन जाने का फैसला करते हैं एलिसन की दोस्त मैकेंजी के पास। वे पिछले 8 से 10 महीनों से उसके संपर्क में थे और लगता है कि उसने खुद को जीवित रहने के लिए अच्छी तरह तैयार कर लिया है। नाथन अमीना से पूछता है कि क्या वो गड्ढा सच में मौजूद है। अमीना हाँ कहती है और इसकी तुलना डायनासोरों के विलुप्त होने से करती है, जहाँ तबाही ने नई जिंदगी के लिए रास्ता बनाया था। अगर ये सब न हुआ होता तो शायद वे आज जिंदा ही न होते। ड्राइवर रुककर थोड़ा आराम करता है और बताता है कि लंदन सिर्फ आधे घंटे दूर है। जॉन उससे क्रेटर के बारे में पूछता है तो ड्राइवर मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। नाथन अपने पिता के करीब आ जाता है और अचानक जमीन कांपने लगती है। जॉन चिल्लाकर कहता है कि सब किसी चीज को पकड़ लें। वो नाथन को खींचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आसमान से बहुत सारे उल्कापिंड चारों तरफ गिरने लगते हैं। जब हालात थोड़े शांत होते हैं, जॉन देखता है कि ड्राइवर कार की तरफ भाग रहा है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन ड्राइवर जिद करता है। कार ही उसके पास बची हुई आखिरी चीज है। उसी पल उल्कापिंड का एक टुकड़ा उसे लग जाता है और वो मर जाता है। उल्कापिंड रुकने के बाद वे कार से जरूरी सामान लेते हैं और पैदल ही लंदन की तरफ चल पड़ते हैं। आखिरकार वे मैकेंजी के घर पहुंच जाते हैं। मैकेंजी दरवाजा खोलती है और उसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन उन्हें देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अंदर ले लेती है। घर अल्जाइमर के मरीजों से भरा होता है। वो बताती है कि उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं है। वो बस यही कोशिश करती है कि वे खुश रहें। यही अब उसकी जिंदगी बन चुकी है। वे एक शांत रात गुजारते हैं। जॉन उससे क्रीटर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि उसने सिर्फ अफवाहें सुनी है। दूर कहीं गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मैकेंजी कहती है कि फिलहाल लंदन सबसे सुरक्षित जगह है। रात में एलिसन जॉन की तेज खांसी से जाग जाती है और देखती है कि वो खून खांस रहा है। जॉन मान लेता है कि रेडिएशन में काम करने से उसकी सेहत पूरी तरह बिगड़ गई है। वो बताता है कि उसके पास अब सिर्फ लगभग 6 हफ्ते बचे हैं। वो नहीं चाहता कि वे चिंता करें। एलिसन कहती है कि वे अस्पताल में हैं और इलाज हो सकता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो वहाँ मरना नहीं चाहता। जॉन सुझाव देता है कि वे क्रेटर की तरफ जाएं, ताकि वो अपने आखिरी दिनों में उन्हें किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में मदद कर सके, खास तौर पर नाथन के लिए, ताकि उसका भविष्य बेहतर हो। अगले दिन वे सफर की तैयारी करते हैं। मैकेंजी उन्हें एक कार, राशन और एक पिस्तौल देती है और कहती है कि अब उन्हें आगे का रास्ता खुद तय करना होगा। यहाँ से उन्हें इंग्लिश चैनल तक पहुँचना है। सफर लंबा होता है तो वे कार में कुछ खेल खेलते हैं। अचानक अमीना को गोली लग जाती है। कुछ लोग कार लूटने के लिए उन पर हमला कर देते हैं।
हैं। वे उतरते हैं। जॉन पिस्तौल निकालकर जवाबी फायर करता है और एक आदमी को गिरा देता है जो पीछे से घूमने की कोशिश कर रहा था। गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब एक हमलावर पास आता है तो एलिसन उसी पिस्तौल से उसे गोली मार देती है। मुठभेड़ के बाद वे नाथन को देखते हैं। वह सुरक्षित होता है, लेकिन अमीना की मौत हो चुकी होती है। वे उसे दफनाते हैं और जॉन कुछ शब्दों में उसे विदा करता है। नाथन पूछता है कि वे मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं। जॉन समझाता है कि ये उनके लिए दूसरी जिंदगी की उम्मीद होती है। वे फिर से सफर शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद वे इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं और हैरान रह जाते हैं। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका होता है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की दूरी अब पूरी तरह जमीन बन चुकी होती है। कम से कम अब नाव की जरूरत नहीं है। वे कार से फ्रांस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर बाद कारें रुक जाती हैं। उनके सामने एक विशाल घाटी होती है। वे उतरते हैं और आगे पैदल बढ़ते हैं। बाकी बचे लोग घाटी पार करने के लिए अस्थायी पुल बना चुके होते हैं। पुल पर पहुंचते ही नाथन डर जाता है, लेकिन जॉन उसे हौसला देता है। वे तेज हवा के बीच एक संकरे पुल को पार करना शुरू करते हैं। तेज हवा का तूफान आता है, लेकिन वे किसी तरह टिके रहते हैं और पहले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। अभी और पुल बाकी होते हैं। अचानक भूकंप शुरू हो जाता है। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। वे सीढ़ी जैसे पुल पर रेंगते हैं और तभी एक और झटका आता है। कई लोग गिर जाते हैं। जब लटका हुआ पुल टूट जाता है, उनका पुल जोर से हिलता है। एक आदमी वापस मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद होता है। वह कूदकर उनके पुल पर आता है और नाथन से टकरा जाता है। नाथन किसी तरह पुल पकड़ लेता है। जॉन तुरंत उसे पकड़कर खींच लेता है। उनके पीछे प्लेटफॉर्म गिर जाता है, लेकिन वे दौड़ते हुए आखिरी पल में दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पूरा ढांचा घाटी में गिर जाता है। वे आगे फ्रांस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे सच में फ्रांस पहुंचे भी हैं या नहीं। अचानक एक आदमी पिस्तौल निकालकर उन्हें निशाना बनाता है। जॉन तुरंत अपना परिचय देता है और कहता है कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उनका बस एक ही मकसद है, क्रेटर तक पहुंचना। आदमी शांत हो जाता है, पिस्तौल नीचे कर देता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वह उन्हें काले में एक छोड़ी हुई मिल में ले जाता है जहां वह रहता है। जगह सोलर एनर्जी पर चलती होती है और वे रेडिएशन से हवा साफ करने की पूरी कोशिश करते हैं। वह उन्हें अपनी पत्नी और बेटी कमीला से मिलवाता है। उसकी पत्नी रेडिएशन की वजह से लकवाग्रस्त होती है और बोल नहीं सकती। वे साथ बैठकर खाना खाते हैं। आदमी पूछता है कि वे क्रेटर जाने पर इतने अड़े क्यों हैं। जॉन कहता है कि वह मानवता के लिए आखिरी उम्मीद की जमीन है। आदमी उन्हें चेतावनी देता है, वह इलाका बेहद खतरनाक है। वहाँ एक युद्ध चल रहा है पश्चिमी गठबंधन के बीच, जिसे फ्रांसीसी सेना के बचे हुए हिस्सों का समर्थन है, और पूर्वी गठबंधन के बीच, जो क्रेटर के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। पूरा इलाका एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। रात में कमीला नाथन को अपना कमरा दिखाती है। नाथन उसे वो कंबल दिखाता है जिस पर उसने सितारे बनाए हुए हैं। एलिसन जॉन से पूछती है कि उसके पिता ने शेल्टर में जाने से पहले उससे क्या कहा था। जॉन मान लेता है कि उसने उससे कहा था किसी भी हालत में एलिसन और नाथन की रक्षा करना। अगली सुबह वह फ्रांसीसी आदमी उन्हें एक नक्शा देता है और ऐसा रास्ता बताता है जो उन्हें युद्ध से दूर रखे। वह कहता है कि जब वे पश्चिमी गठबंधन के बेस पर पहुंचे तो कमांडर जैनेट के बारे में पूछें और उसे ये तस्वीर दिखाएं। वह उसकी दोस्त थी और शायद क्रेटर तक पहुंचने में मदद कर सके। जाने से पहले वह उनसे कहता है कि वे कमीला को अपने साथ ले जाएं। उसका मानना है कि उसका भविष्य यहाँ नहीं है और वो एक बेहतर जिंदगी की हकदार है। एलिसन ये सब सुनकर मान जाती है और वादा करती है कि वह उसे सुरक्षित क्रेटर तक पहुंचाएगी। कमीला उदास मन से अपने माता पिता को अलविदा कहती है और वे क्रेटर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और कुछ खेलते हैं। तभी सैनिक उन्हें देख लेते हैं। वे पश्चिमी गठबंधन से होते हैं और बताते हैं कि यह इलाका सिर्फ नागरिकों के लिए है। कमीला उनसे फ्रेंच में बात करती है और कहती है कि वे कमांडर जैनेट को ढूंढ रहे हैं, जो उसके पिता की दोस्त थी और जिसने उन्हें क्रेटर तक पहुंचाने का वादा किया था। सैनिक कहते हैं कि सफल होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जॉन उनसे मदद की गुहार लगाता है। रात में एक सैनिक मदद के लिए मान जाता है और उन्हें युद्ध क्षेत्र के बीच से निकाल ले जाता है। दोनों गठबंधनों के बीच भयानक लड़ाई चल रही होती है। सैनिक उन्हें सिर झुकाकर चलने को कहता है। वे पश्चिमी गठबंधन के एक शेल्टर तक पहुंचते हैं। रास्ते में कई लाशों के बीच से गुजरते हुए आखिरकार वे उस बेस कैंप तक पहुंचते हैं जहां कभी कमांडर जैनेट थी। कमीला देखती है कि पहाड़ नए बने हुए हैं, जिसका मतलब है कि क्रेटर बहुत करीब है। वे देखते हैं कि कई नागरिक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जॉन एक अधिकारी के पास जाकर कमांडर जैनेट के बारे में पूछता है और तस्वीर दिखाता है, लेकिन सैनिक उसे उसकी लाश दिखा देता है। जब वे क्रेटर का रास्ता पूछते हैं तो वह मना कर देता है और चला जाता है। जॉन उसे रोककर कहता है कि वह मर रहा है और उसकी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि वह अपने परिवार को क्रेटर तक पहुंचा सके। सैनिक भावुक हो जाता है और आदेश देता है कि उन्हें क्रेटर की तरफ जाने वाली बस में बैठाया जाए। आखिरकार बस चल पड़ती है। रास्ते में लुटेरे बस पर हमला कर देते हैं।
वे गार्ड्स को मार देते हैं। ड्राइवर भागने की कोशिश करता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। लुटेरे पत्रियों को उतार देते हैं और बस पर कब्जा कर लेते हैं। जॉन बाकियों से कहता है कि वे आगे बढ़ते रहे। सबके उतरने के बाद वह अकेले ही लुटेरों पर हमला कर देता है। एक आदमी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह मारा जाता है। गोलियों की आवाज गूंजती है। जॉन वापस आता है, जिंदा, लेकिन गोली लग चुकी होती है। वे उसकी देखभाल करते हैं और फिर से बस में चढ़ते हैं। अब एलिसन बस चलाती है। कुछ दूर बाद रास्ता बस के लिए मुश्किल हो जाता है। वे उतरते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं। सबकी मदद से जॉन बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ पाता है। चोटी पर पहुंचते ही वे क्लार्क क्रेटर देख लेते हैं। नजारा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सुना था। हरी जमीन, साफ पानी, नीला आसमान और कोई रेडिएशन नहीं। जॉन उनसे कहता है कि वे आराम करें। वह खुश है कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ता है। वह कहता है कि उसे खुशी है कि उसने उन्हें सुरक्षित पहुंचते देख लिया। और फिर उसकी मौत हो जाती है। नाथन उसी तरह उसके शब्द दोहराता है, जैसे एक विदाई। वह कहता है कि अब उनकी जिम्मेदारी है एक नई, बेहतर दुनिया बनाना, जो करुणा और समझ पर आधारित हो। और यहीं ये कहानी खत्म होती है।